अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। पहले तो माज़रत, मैं कल वीडियो नहीं बना सका, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से कुछ परेशान भी हूँ और कुछ मसरूफ़ भी हूँ। सो उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिस्प्यूटेड एरिया यानी कि कश्मीर है, वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद है, यानी कि ये एक आर्जी बॉर्डर है। इस पर दोबारा से फायरिंग स्टार्ट हुई है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग इंडिया की तरफ से, और इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल उल्टा है, इंडिया का मौक़िफ़ बिल्कुल उसके उल्टा है, और एक बहुत ही मिस्टीरियस सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी तरफ इंडियन अखबारात ने यहाँ तक लिखा हुआ है कि इंडियन फ़ौज ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन 4.6 किलोमीटर वो इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी के आए, यानी कि तकरीबन 4.25 किलोमीटर वो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर आए। ये चीज़ें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और हैरत से भरपूर है, क्योंकि रिसेंटली इंडियन मीडिया की तरफ से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्टिविटीज़ भी LOC के नज़दीक बढ़ी हैं। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स भी बहुत से इस तरह के ऐलानात के साथ, इंडियन आर्मी की तरफ से भी ऐसी बातें आ रही हैं कि कुछ खिचड़ी पक रही है दोनों साइड पर। उसके अलावा कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब तक तकरीबन 13 से लेकर 23 इंडियन फौजियों की हलाकत हुई है पिछले 5-6 दिनों में। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो बेहतर लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ऑन ग्राउंड सिचुएशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 21 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान का जो LOC है, इसके नकियाल सेक्टर पर फायरिंग होती है। इस फायरिंग में इंडिया की तरफ से शुरुआत जो कि की जाती है, तो 60 साला एक शहरी पाकिस्तान के शहीद हो जाते हैं, और ये चरवाहे थे, बुनियादी तौर पर अपना रेवड़ चरा रहे थे उस इलाके में, और 3 औरतें इस तमाम कार्रवाई में ज़ख्मी होती हैं जो कि वहाँ घास काट रही थी। अब जो लोग इन एरियाज़ में रहते हैं वो जानते हैं कि LOC के दोनों तरफ या तो आबादी है और उसके अलावा भी हरा भरा एरिया है, मैदानी एरियाज़ भी और उसके अलावा पहाड़ी एरियाज़ भी, तो वहाँ रेवड़ चराना और उसके अलावा लोगों की यही औकात कार होते हैं। इंडियन साइड इसके क्लेम के बिल्कुल उल्ट आती है। इंडियन साइड ये इल्ज़ाम लगाती है कि नकियाल सेक्टर पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कुछ लॉन्च पैड्स थे जिनके तहत कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भेजना था इंडिया में, और हमने उस लॉन्च पैड को तबाह किया है और उसमें एटलीस्ट 4 जो कश्मीरी फाइटर्स थे उनको हमने मार दिया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि LOC पर बाड़ लगी होती है दोस्तों, और उस दौरान लॉन्च पैड पाकिस्तान नकियाल सेक्टर पर बड़े आराम से बना देता है, इंडियन फ़ौज को पता भी नहीं लगता। उसके अलावा इंडिया तो ये क्लेम करता है कि हमारी 24 घंटे नज़र होती है और हम ये भी कर देते हैं और वो भी कर देते हैं। बहरहाल पाकिस्तान नकियाल सेक्टर पर एक लॉन्च पैड भी बना देता है, कश्मीरी फाइटर्स भी वहाँ आ जाते हैं, और एंड टाइम पर इंडिया को पता लगता है और इंडिया उसे रोक लेता है। ये अपने आप में ही इस चीज़ को रद्द करने वाली बात है कि इससे पहले क्यों नहीं पता चला, जब उस सब की तैयारी चल रही थी अचानक एकदम फायरिंग शुरू कर दी गई। तो उसमें बेसिकली इंडिया ने इसी चीज़ को यूज़ किया कि चूँकि एक शहरी शहीद हुआ था, 3 ज़ख्मी हुए थे, तो इन्होंने उन्हीं 4 लोगों को उठा के 4 दहशतगर्द बना दिया और नकियाल सेक्टर पर एक लॉन्च पैड का हवाला दे दिया। यहाँ सबसे पहले मैं एक बहुत अहम चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि इंडिया का ये जो क्लेम है कि वो पाकिस्तानी एरियाज़ के अंदर आए, वो बिल्कुल गलत है। ये बुनियादी तौर पर सिंपल फायरिंग ही इन्होंने की थी LOC के क्रॉस। इनकी ना तो ट्रूप्स पाकिस्तान के अंदर आई और ना ही इनकी हिम्मत थी कि वो ये काम करते, और उसकी रीज़न क्या है वो आगे चल के आपको खुद ही पता लग जाएगी। दूसरा, इंडिया की कोई भी एज सच सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, क्योंकि बाद में इंडिया के अपने ही न्यूज़ चैनल्स ने इसको डिबंक कर दिया। अपने ही इंडिया के न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को गलत और झूठा करार दे दिया, और इवन इंडियन आर्मी ने भी इस चीज़ की नफ़ी कर दी कि हमने किसी भी किस्म की एज सच बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी नहीं किया। ये तमाम खबरें झूठ फैलाई जा रही हैं। लेकिन उसके बरक्स इस पूरी कार्रवाई के पीछे मुहर्रकात क्या थे, वजह क्या थी? तो होता कुछ यूँ है कि 16 से 17 अगस्त के दरमियान 3 इंडियन फौजी मारे जाते हैं और 12 ज़ख्मी होते हैं द्रास के एरिया में। द्रास कारगिल में मौजूद है। कारगिल हम सब जानते हैं कि LOC के बिल्कुल करीब मौजूद है, जहाँ पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स मिलते हैं। बहरहाल ये जो हमला किया गया था ये TRF ने किया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, और इन तमाम हमलों पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, और ये वीडियो कॉन्फ्लिक्ट कार्ड चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, रिप्लाई में भी मैं पिन कर दूंगा। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल द्रास में जो कार्रवाई होती है, 3 उसमें इंडियन फौजी मारे जाते हैं। इंडिया का मीडिया भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो अगला हमला होता है वो 19 अगस्त को होता है। इंडियन आर्मी के मुताबिक 19 अगस्त को इंडियन आर्मी व्हीकल रोल डाउन हो जाती है, एक गहरी खाई में गिर जाती है, उसमें 9 इंडियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन
उस पूरी की पूरे सिनेरियो को टीआरएफ रद्द कर देती है। टीआरएफ ये कहती है कि इसमें कम से कम इंडिया के 23 फौजी मारे गए हैं और इस पर जो 9 फौजी मारे जाते हैं, जिनका इंडिया मान लेता है कि हमारे 9 फौजी मारे गए हैं, उनकी इंडिया तस्वीर जारी करता है। टीआरएफ उस पूरी प्रेस रिलीज़ को कांटा लगा के दोबारा से पब्लिश करती है और ये कहती है कि आप ये पूरी प्रेस रिलीज़ और इन 9 फौजियों के बजाय वो 23 के 23 फौजी दिखाएं जो हमने मारे हैं। और टीआरएफ ये क्लेम करती है कि वो हमने आईडी ब्लास्ट वहाँ रखा था जिसकी वजह से आर्मी की जो व्हीकल थी वो नीचे गिरी। अब यहाँ आपके नज़दीक बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि इंडियन आर्मी को रिसेंटली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, इसीलिए एलओसी पर इस तरह की अनप्रोवोक्ड फायरिंग करना और वो भी आबादी पर, तो इसकी सेंस आपको कहीं बनती नज़र आएगी। उसके अलावा मुस्तकबिल करीब में ही इंडिया की बहुत सी रियासतों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इससे आगे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर याद हो तो इंडियन सहाफ़ी नीरज राजपूत ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि पाकिस्तान मिलिट्री के पास फ्यूल की चूँकि कमी हो चुकी है और पाकिस्तान मिलिट्री किसी किस्म की मशक़ें कंडक्ट नहीं करेंगी। उस पर मैंने डिबंक वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। बहरहाल अब एक इंडियन साइट ही खुद क्लेम कर रही है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग J-10C एयरक्राफ्ट और JF-17 थंडर्स, इन्होंने लॉन्ग रेंज कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स उड़ी हैं एलओसी के नज़दीक। लॉन्ग रेंज कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स का क्या मतलब होता है कि आपने लंबी परवाज़ें भरनी होती हैं और साथ आपके पास एयर टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं और आप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी करते हैं, और ये परवाज़ें दिन के वक्त भी भरी गई और रात के वक्त भी भरी गई। इंशाल्लाह जो इससे अगली वीडियो होगी उस पर हम इन्हीं एक्सरसाइजेज पर ही एनालिसिस देंगे। लेकिन एलओसी का इंडिया की तरफ से इस तरह होट किया जाना, ये ज़ाहिरी बात है, इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडियन फोर्सेस काफ़ी हद तक नाकाम नज़र आ रही हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट और इस तरह की जो कश्मीरी तंजीमें हैं उनको रोकने में। और जिस तरह कश्मीरी तंजीमों में बहुत कम अरसे में इतना नुकसान किया है, जैसा कि लद्दाख में एक आईडी ब्लास्ट के थ्रू एटलीस्ट 9 फौजी मारे जाते हैं जिनको इंडिया मान लेता है, लेकिन वो तंजीम क्लेम करती है कि हमने 23 फौजी मारे हैं, जो कि एक डिस्प्यूटेड क्लेम है। कारगिल में 3 फौजी कंफर्म मारे जाते हैं, 12 ज़ख्मी होते हैं, लेकिन टीआरएफ इससे ज़्यादा का क्लेम करती है। सो इतने कम अरसे में अच्छे खासे इंडियन आर्म फोर्सेस में डर भी फैला। उसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा हिट भी किया और उसकी फेस सेविंग कहाँ ढूंढी गई, एलओसी की खिलाफ वर्जी करके। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।